पर्सन और थिंग दोनों हो सकता है, या फिर प्रोनाउन, दोनों ही। प्रोनाउन कौन से? इज, डू, एर, जी, ईयर, जी, जिनको हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, उनकी ये क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। इनको हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, या किसी भी चीज की क्वालिटी बताने वाले। जैसे आपका चश्मा नया है, राइट, आपकी टी शर्ट सुंदर है, रूम बड़ा है, तो ये न्यू, ओल्ड, बिग, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इन सबको हम एडजेक्टिव कहेंगे। इन वर्ड्स को यूज करने से पहले, लर्न करने से पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन को कि अभी उन एडजेक्टिव्स को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अभी सिर्फ सब्जेक्ट्स की विशेषताएं बतानी है, राइट, सब्जेक्ट की ही क्वालिटी बतानी है। ऑब्जेक्ट पे भी अपन आएंगे, लेकिन वो किस तरीके से फिर यूज होगा वो सारी चीजें अपन को देखेंगे, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे हमको लेनी है वर्ब, और ये स्पेशली ये वर्ब जाइन वर्ब ही होगी, इज एम आर वाली, या जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल इज एक्सपेंसिव, तो इज वर्ब आ रही है ना, राइट। तो हमेशा सिंगुलर या फिर प्लूरल चीजों की विशेषता बताई जाएगी, और उसके बाद में एक कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगी जाइन, और फिर एक एडजेक्टिव आएगा, ओके। इसका एक तरीका और है, और वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करें, फिर सेंटेंस के हिसाब से एक वर्ब यूज करें, फिर ऑब्जेक्ट यूज करें, और फिर एक एडजेक्टिव। ऐसे भी कई बार बन जाते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव अभी जो हम सीख रहे हैं वो सेंटेंस के एंड में होना चाहिए। जो भी हम एडजेक्टिव सीखेंगे अभी, जो भी वर्ड सीखने वाले हैं, वो सेंटेंस के एंड में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं आना चाहिए, ओके। नाउन वगैरह एडजेक्टिव के बाद में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि मोबाइल इज एक्सपेंसिव, या तो मोबाइल को अपन क्या बोलते हैं? दस हैंडी। इज के लिए आ जाएगा इज, और एक्सपेंसिव के लिए एक वर्ड होता है टॉयर, जो अपन अभी लिखेंगे यहाँ पर, वो वर्ड आ जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव एंड में आ गया। और फिर दूसरा सेंटेंस, आई फाइंड द मोबाइल एक्सपेंसिव, मुझे मोबाइल एक्सपेंसिव लगा, ठीक है। तो यहाँ फाइंड की वर्ब आ जाएगी। मोबाइल को हमने ऑब्जेक्ट बता दिया, लगा किसको? मुझे लगा, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, और एक्सपेंसिव टॉयर जो है वो सेंटेंस के एंड पे चला गया। लेकिन हम इन सेंटेंसेस को ऐसे भी तो बना सकते हैं, आई हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, या आगे बात समझ में सबको? तो एक्सपेंसिव के बाद क्या आ रहा है? मोबाइल आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन आ गया। तो हमको इस चीज पे ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव सेंटेंस के एंड में आए तो चलो ठीक है, नॉर्मल तरीके से यूज होगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन आ गया तो हमें उस एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ एंडिंग लगानी पड़ेगी, राइट। जैसे टॉयर होता है, नॉय होता है, नॉय मतलब न्यू, तो कई बार वो नॉय हो जाता है, कई बार नॉयस हो जाता है, कई बार नॉयर, नॉयम, राइट। तो ये ई, ईआर, ईएस, ई, इस तरीके की एंडिंग के लिए हमें फिर दूसरी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, जो कि है एडजेक्टिव एंडिंग्स, राइट। वो अपने आप में एक अलग ग्रामर है, उसको भी अपन सीखेंगे। लेकिन अभी एक बार बेसिक एडजेक्टिव को कैसे यूज करना है हमें वो देखना है। तो उसके लिए हमें कुछ एडजेक्टिव चाहिए भी, जैसे नॉय, नॉय मीन्स न्यू, आर्ट, आर्ट का मतलब ओल्ड, पुराना और बुरा दोनों के लिए। जवान के लिए यंग, यंग, यंग मीन्स यंग। लॉन्ग, लॉन्ग इज लॉन्ग, या कुट्स, कुट्स हो जाएगा आपका शॉर्ट। क्लाइंब, स्मॉल, क्लाइंब हम यूज में लेंगे स्मॉल के लिए। फिर अपने पास है ग्रोस, ग्रोस इज बिग, ठीक है। टॉयर, एक्सपेंसिव, बिलिश, लंगजम। ऐसे वोकैबुलरी लर्न करना आपको इन सारे वर्ड्स को, है ना। स्नेल, स्नेल का मतलब हो गया लंगजम, मतलब क्या है? लंगजम, बिलिश। ओ मैंने ये गलत लिख दिया, ये तो नेक्स्ट एडजेक्टिव होना था। या बिलिश का मतलब लिखो चीप, सस्ता। स्नेल इज फास्ट, और ये लंगजम आपका इधर आएगा, दैट वाज माय मिस्टेक।
दो एडजेक्टिव एक साथ आ रहा है ना। लैंगसम का मतलब हो जाएगा स्लो, बिल इज चीप, स्नेल फास्ट, ओके, एंड लैंगसम स्लो। गुड, गुड का मतलब हो गया गुड, श्लेष्ट, श्लेष्ट मीन्स बैड, खराब, बैड खराब, कोई भी चीज अगर खराब है तो, ओके। शॉन, शॉन मतलब नाइस या फिर ब्यूटीफुल एंड हैशलिश, ए पे umlaut है ना, हैशलिश, हैशलिश मीन्स अगली, भद्दा। वाइट, वाइट का मतलब हो गया फार, ना, ना मीन्स नियर। म्यूडे, म्यूडे इज टायर्ड, थका हुआ। एक्टिव, एक्टिव इज एक्टिव। कोई चीज अगर अच्छे से सुन रही तो क्लार, क्लार मीन्स क्लियर, और कोई चीज क्लियर भी है तो भी क्लार, और क्लियर नहीं है तो उनक्लार, तो उनसे भी अपन अपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं, दैट इज अनक्लियर, ओके। एक बार इन एडजेक्टिव्स को अपन यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव की लिस्ट मैं आप लोगों को प्रिंट सेव करूंगा, ऑनलाइन वालों के लिए पीडीएफ सेव करूंगा, ठीक है। खूब सारे एडजेक्टिव्स आपको याद रहेंगे, ठीक है। इन एडजेक्टिव्स को आपको सेंटेंस के एंड में यूज करना है, बिल्कुल एंड में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर ये बोले कि तुम तो बहुत तेज ड्राइव करते हो, तो तेज, तेज के लिए क्या आ जाएगा, फास्ट या फास्ट, तो सेंटेंस ये बन जाएगा डू, ड्राइव करने के लिए फॉरन या डू की, दो और डू के साथ अपना वर्ब कंजुगेशन हो जाएगा फास्ट, स्ट्रॉन्ग वर्ब में ए पे umlaut लग जाएगा, तो डू फास्ट स्नेल, डू फास्ट स्नेल। और अगर धीरे ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो लैंगसम, डू फास्ट स्नेल या फिर डू फास्ट लैंगसम, ओके। तुम्हारा चश्मा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ओके, अच्छा है, तो दाहिने पॉजिटिव के साथ ही बना सकते हो, रिलेशन अपन बता रहे हैं। या ब्रील है, ब्रील का मीनिंग लिख लेना स्पेक्स, चश्मा, या दी ब्रील है, क्या होता है आर्टिकल, दी ब्रील है, ब्रील का मतलब होता है स्पेक्स, चश्मा, नोटबुक में भी लिख लेना ब्रील है। दाहिने ब्रील है, ईस्ट, या अब सुंदर है तो हम बोलेंगे शोन, या सुंदर के लिए, नाइस के लिए, बढ़िया क्या लग रहे हैं, शोन। सस्ता है तो हमको बोलना है बिलिश, और महंगा है तो हम बोलेंगे टॉयर, ठीक है। अब आप खूब सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, सर यस प्रताप। जैसा मैं एडजेक्टिव पीछे लगा रहे हैं, तो इसमें कभी कोई चेंजेस भी लाना पड़ता है कि जब हर बार कुछ जैसे प्लस एन आता था उसमें लास्ट में प्लूरल वाले में, इसमें कुछ आएगा क्या कभी? नहीं, ऐसे इसमें एडजेक्टिव में एंडिंग्स लगेगी तो वो अलग ग्रामर है। आप जो डेन प्लस एन बोल रहे हो वो तो आर्टिकल की टेबल का है। हाँ नहीं वो नहीं बोल रहा मैं, बस उससे आइडिया बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ हो सकता है क्या इसमें? नहीं, उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे, जैसे ग्रामर वैसे ही लर्न करेंगे, हम अपनी तरफ से लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करेंगे। मतलब जैसा वर्ड होगा वैसे वैसे अपन सीधा सेंटेंस के साथ लगा देंगे। जैसा एडजेक्टिव होगा वो सेंटेंस के एंड में लेके जाना है आपको। एडजेक्टिव में कुछ एंडिंग्स लग सकती हैं, राइट, पर वो तब लगेंगे जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आए। जैसे आपको ये बोलना हो कि मेरे पास सस्ता चश्मा है, तो फिर अपना सेंटेंस ये बनेगा ich habe eine billige, दी ब्रीला होता है तो उसके हिसाब से फिर वो एक मैं टेबल सिखाऊंगा आपको, 3 तरीके की टेबल सिखाऊंगा, ओके। उन टेबल में से डिसाइड करना, जैसे आर्टिकल डिसाइड करते, पर वो बात की बात है, अभी इस चीज पे फोकस करो, राइट। वो अपनी अलग ग्रामर एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको ये बोलना हो कि वह तो बहुत दूर रहता है, he lives, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिंपल ये बोला आपको कि जाइन वर्ब यूज करनी है ज्यादातर, ठीक है, पर और भी वर्ब्स यूज हो सकती है। जाइन वर्ब तो सिंपल क्या कर रही है, किसी भी चीज की क्वालिटी बता रही है कि ये XYZ चीज, XYZ नाउन, XYZ पर्सन ऐसा है। जैसे तुम थके हुए लग रहे हो, राइट, तो दू बिस्ट म्यूट है, दू का मीनिंग क्या हो गया, तुम, दू बिस्ट म्यूट है, म्यूट का मतलब हो गया टायर्ड, थका हुआ।
Du bist müde, लेकिन ये बोलना हो कि वह बहुत दूर रहता है, तो दूर के लिए हमने एडजेक्टिव यहाँ पर क्या लिखा है, वाइट, फार, फार लिखा है ना, लेकिन रहने के लिए फिर जाइन थोड़ी आएगा, फिर तो अलग वर्ब आएगा, तो हम अलग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस से बन जाएगा एर वॉन्ट, वॉन्ट कैसे है सबको पता है ना, वॉन्ट वर्ब है, एर के हिसाब से हमने कॉन्जुगेशन कर दिया, एर वॉन्ट वाइट, एर वॉन्ट वाइट। तुम्हारी किताबें बहुत भारी हैं, किताबें, तुम्हारी किताबें, या एक किताब की बात करते तो हम बोलते दाइन बुक, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं प्लूरल की, तो दाइने तो आर्टिकल हो गया और बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्यूशर। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से अपन अपना वर्ब का कंजुगेशन करेंगे। और भारी, हैवी के लिए अब एडजेक्टिव, अब देखो खूब सारे एडजेक्टिव होते हैं, अपन यहाँ पर एक दो कुछ और लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में मैं आपको लिस्ट दूंगा। एक वर्ड होता है श्वेर, श्वेर, श्वेर का मतलब डिफिकल्ट भी होता है एंड हैवी भी होता है। डिफिकल्ट कठिन, अब कठिन का अपोजिट लेना है तो आइनफाक, आइनफाक, आइनफाक मींस इजी, आइनफाक का मीनिंग इजी। और हैवी, हैवी का अपोजिट लाइट, लाइट का मतलब हो गया यहाँ पर लाइट, हल्का, लाइट का मीनिंग क्या हो गया, हल्का हो गया। तो अब अपन को ये बोलना होगी तुम्हारी किताबें हैवी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दाइने ब्यूशर जिंक श्वेर, दाइने ब्यूशर जिंक श्वेर, योर बुक्स आर हैवी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करिए, सिंपल सब्जेक्ट की, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसकी क्वालिटी बताई जाए, ठीक है। तो आपको कैसा भी सेंटेंस बनाना हो क्वालिटी बताने के लिए, तो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, कोई वर्ब यूज करेंगे और फिर एक एडजेक्टिव लगा देंगे, ओके। दूसरा तरीका भी अपन ने यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और फिर एडजेक्टिव एंड में आएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें लाइक मेरे माइंड में आ रहा है एक फिंडन वर्ब, फिंडन वर्ब सुनिए आपने, फिंडन इंग्लिश में फाइंड सुना है ना, फाइंड का मीनिंग होता है कोई चीज मिल जाना या फिर किसी को कुछ लगना, ठीक है। तो लगने की अपन बात करेंगे कि कैसा लगा, कैसा लगा, हाउ, हाउ का आंसर एडजेक्टिव से भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, इन्हीं को ही बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारी किताबें भारी लगी, तो इश फिंडर, उस केस में फिर अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, इश फिंडर, नहीं ढूंढना तो अलग होता है, सुखन सर्च होता है, हमने गलत लर्न किया हुआ इंग्लिश में, है ना, किसी ने टोका भी नहीं, तो हमेशा ध्यान रखो, फाइंड का मतलब मिल जाना, ढूंढना, लुकिंग फॉर के लिए तो फिर जर्मन में सुखन और इंग्लिश में सर्च, सर्च वर्ब होती है ना, तो फाइंड का मतलब होता है मिल जाना। आज आपको अगर मान लो रास्ते में कोई मोबाइल मिलता है तो फाइंड वर्ब यूज करोगे या फिर सर्च यूज करोगे, है ना। आपका मोबाइल अगर खो गया ना खोए, लेकिन अगर मान लो गलती से खो गया और फिर आप क्या करोगे, फाइंड करोगे या फिर सर्च करोगे, सो ich finde deine Bücher, ich finde deine Bücher, कि मुझे तुम्हारी किताबें लगी। अब कैसी लगी वो आप आगे बता दो, हैवी लगी, डिफिकल्ट लगी, श्वेर, ग्रेट लगी, बहुत बढ़िया लगी। ग्रेट के लिए याद है क्या आपको एक वर्ड टॉल, TOLL, ich finde deine Bücher toll, okay, das ist toll, सिंपल सा सेंटेंस, das ist toll, that's great, एडजेक्टिव सिंपल लास्ट में आ गया, ओके। तो अभी तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव करके ग्रामर होती है जिसमें हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लर्न करने होते हैं, नोए आर टी यू लर्न, राइट, ये जितने भी वर्ड्स हैं, और ये वर्ड किसी न किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। अब ये और कौन कौन से वर्ड्स हैं या इसकी मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। सेंटेंसेस बनाने का तरीका आपको आइडिया होगा, किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन है तो पूछना, जैसे कि प्रताप ने पूछा था, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल एडजेक्टिव को सेंटेंस के एंड में देखना है। यूज ऐसे भी होता है एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन भी आएगा, या जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यू हैव एक्सपेंसिव स्पेक्स, या फिर आई हैव न्यू बुक्स, मेरे पास नई किताबें हैं,
ओके, तो उस केस में फिर हमें एक ग्रामर पढ़नी पड़ेगी एडजेक्टिव एंड जो बात की बात है। अभी एक बार सिंपल यूज करो। ओके, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट क्वेश्चन ऑनलाइन वालों को? सबको क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट अपन लेके चलते हैं आज अपना टेंसेस का। टेम्पोस, टेंस को क्या बोलते हैं? टेम्पोस और टेंसेस, टेम्पोरा प्लूरल, प्लूरल थोड़ा स्पेशल है, टेम्पोरा। टेंस क्या होते हैं, क्या बताते हैं हमें टेंस? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टेंसेस होते हैं, पर बताते क्या है? ये टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, राइट? कि कोई जो भी एक्टिविटी है, जो भी एक्शन है, जो भी काम है, वो अभी होता है या फिर अभी हो रहा है, या फिर पास्ट में हो रहा था या फिर हुआ था, या फिर फ्यूचर में होगा या फिर हो रहा होगा। ये मैं दो दो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली दो तरीके से टेंसेस बनते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बाद में हम उनको क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते तो वो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं, राइट? हम उनमें नो या नॉट का यूज कर लेते हैं, वो फिर नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेशन वाले, ठीक है? तो वो तो ग्रामर अपनी अलग अलग है, हम डब्ल्यूएच वर्ड अलग पढ़ेंगे, नो या नॉट का यूज जनरल में कैसे करना है वो चीज अलग होगी। तो छोटी छोटी कई सारे टॉपिक्स हैं, हम मिक्स नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं करेंगे, है ना? सिंपल सिंपल एक एक टॉपिक को लेके चलो, ठीक है? तो अभी अपन को बस ये देखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है? और इससे पहले आप एक छोटी सी चीज इतनी ध्यान रखना है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक ही सेंटेंस बनता है। पास्ट, सिंपल पास्ट और सिंपल कंटीन्यूअस का भी एक ही सेंटेंस बनेगा, ठीक है? फ्यूचर और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी एक ही सेंटेंस बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ये कंटीन्यूअस वाले की बात कर रहे हो ना, इज एम आर के साथ वर्ब में जो आईएनजी लगता है, ठीक है? इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और आईएनजी किसमें लग रहा है? इसमें मेन वर्ब में लग रहा है ना, राइट? तो दो वर्ब जर्मन के बेसिक सेंटेंसेस में साथ में यूज हमको नहीं करनी, हमको सिर्फ ऐसे केसेस में मेन वर्ब यूज करनी है। आई गो एंड आई एम गोइंग दोनों का एक ही बनेगा, राइट? मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस हालांकि अलग बन सकते हैं, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस अलग बनेंगे क्योंकि उनमें तो मॉडल वर्ब आती है तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में चली जाती है, ठीक है? पर इधर हमें कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस अलग से नहीं बनाने, ठीक है? ओके, सो टेंसेस की अपन बात करते हैं। फर्स्ट टेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस। फर्स्ट टेंस को अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंस बोलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज करनी है, वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर देंगे और वर्ब के हिसाब से फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये चीज सीखी है ना हमने कि वर्ब आगे जाके डाटिव होती है तो हम ऑब्जेक्ट आगे जाके भी डाटिव में से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? सेकंड जो फॉर्म आती है, किसी भी वर्ब की तीन फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या करती है? बताती है, प्रेजेंट की बात करती है, तो हम फर्स्ट फॉर्म से दो तरीके के टेंसेस यूज करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है? फिर सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म बताती है कि कोई काम पास्ट में हुआ था, राइट? जैसे डिड, वेंट, राइट? एट, स्पोक, रोट, ऐसा सुना है क्या कभी? उस टेंस को हम बोलते हैं प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम का मतलब क्या हो गया? पास्ट। इस केस में हमको क्या करना है? सब्जेक्ट यूज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे पास्ट वर्ब यूज करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। पहले प्रेजेंट की वर्ब थी, ओके? अब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ये वर्ब्स आ रही हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, या फिर आपकी मेन वर्ब्स जितनी हैं, कोखन, काउफन, लर्नन, ट्रिंकन, एसन, गेहन, कॉमन, राइट? इन सारी जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं सबका पास्ट में लर्न करना पड़ेगा, मतलब नई और वर्ब्स लर्न करनी पड़ेगी, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। A1 में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पास्ट आता है, A1 के सिलेबस में हेल्पिंग वर्ब का ही पास्ट आपको यूज करना है, ठीक है? और फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर अपन सीखेंगे A1 में सिर्फ हेल्प्स वर्ब जो पास्ट होगा, ओके? वो सिर्फ किसका करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। बाकी कौन सी बची? मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है? उनका A2 में आएगा। फिर थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल डन, रिटन, ईटन, गॉन, ऐसे सुना है क्या आप लोगों ने?
तो ये क्यों यूज होते हैं? थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस जब आते हैं, जब हम ये बताते हैं कि XYZ काम कोई भी सब्जेक्ट कर चुका है, राइट? चुका है इसका क्या मतलब हुआ? कोई काम किया था, कोई काम करता है, अलग अलग सिचुएशन है ना। कोई काम करता है, जैसे आप जर्मन सीखते हो तो इसका मतलब अभी प्रेजेंट में सीख रहे हो, राइट? आपने जर्मन सीखी थी, बहुत पुराने समय की बात हो रही है, और जब बात थर्ड फॉर्म्स वगैरह की आती है तो इसका मतलब आप जर्मन सीख चुके हो, मतलब अभी रिसेंटली कोई काम किया आपने, तो हम इस थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस को हम रिसेंट पास्ट भी कह सकते हैं, जबकि इसका नाम वैसे है जर्मन में पार्टिसिप परफेक्ट। पार्टिसिप परफेक्ट, ठीक है? पार्टिसिप परफेक्ट को हम शॉर्ट में पेशवाई या फिर पेपेशाई भी बोल सकते हैं। इसमें हम सेंटेंसेस बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। इंग्लिश में थर्ड फॉर्म के जब भी सेंटेंसेस बनते हैं तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे तुम सेंटेंस लिख चुके हो, यू हैव रिटन द सेंटेंस, वह सेंटेंस लिख चुकी है। सी हैज रिटन द सेंटेंस, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। लेकिन अपन को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हैज हैव तो अपने पास हावन है, लेकिन नहीं, अपन को यहाँ पर जाइन या फिर हावन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। वो रूल क्या होता है, इस टेंस को जब पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है? और फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया, ये भी अपन को इवन में सीखना है। पहला तो अपना हो गया, राइट? हम कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब को कॉन्जुगेट कर देते हैं, उसके हिसाब से फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो ये टॉपिक तो आपका हो गया। इधर अपन पास्ट के अंदर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जाइन अपन रिटन का पास्ट सीखेंगे, और ये जो थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस ये इवन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपन को सीखना है आजकल में भी। और फिर लास्ट आपका जो इवन के हिसाब से टेंस आता है, दैट इज फुटवर। फुटवर मींस फ्यूचर। फुटवर का मीनिंग क्या हो गया? फ्यूचर। इसमें हमको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे werden वर्ब। इंग्लिश में will यूज करते हैं ना, तो उस will के लिए जर्मन में क्या आएगा? werden आएगा, warden नहीं, werden, ठीक है? और फिर उसके बाद में हम एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एंड फुल मेन वर्ब। फुल मेन वर्ब बिना कॉन्जुगेशन के। कॉन्जुगेशन तो उसी वर्ब का होगा जो सेकंड पोजीशन पे आ रही है, चाहे वो कोई सी भी हो, उसी का ही हम सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन करते हैं। आई बात समझ में? और फुल मेन वर्ब को हम इंफिनिटिव बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ये वर्ड बार बार आएगा आपके सामने कि इंफिनिटिव क्या होता है। तो इंफिनिटिव वर्ब होती है फुल मेन वर्ब, पूरी की पूरी मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? इंफिनिटिव बोलते हैं। तो ये चार टेंस अपन को इवन में सीखने हैं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को कॉन्जुगेट कर देते हैं, फिर देख लेते हैं वर्ब अपोजिटिव है तो आगे नाउन या प्रोनोमन अपोजिटिव आ जाते हैं, वर्ब डाटिव है तो आगे नाउन या प्रोनोमन डाटिव। ये अपोजिटिव डाटिव का जो मैटर है ये हर टेंस में चलेगा, राइट? सर पार्टिसिप परफेक्ट का कौन सा टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिप परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या पार्टिसिप परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तो आपका प्रेजेंट हो गया, यस सर। ठीक है? ये प्रेटेरिटम हो गया आपका पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस वन इज फ्यूचर। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे भी समझ लो कि प्रेजेंट में कोई काम होता है या फिर हो रहा है, पास्ट के अंदर कोई काम हुआ था या फिर हो रहा था। या इंग्लिश के टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं क्या? और इधर कोई काम हो चुका है, राइट? सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है, कोई काम खुद नहीं हुआ है, सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है। और यहाँ पर फ्यूचर में कोई काम होगा या फिर किया जाएगा, राइट? सब्जेक्ट कोई काम करेगा। इस चीज को ऐसे समझ लो। पार्टिसिप परफेक्ट का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, क्या? जिसको हम शॉर्ट में पेशवाई पेपेशाई भी कहते हैं, ठीक है? तो अपन वन बाय वन सारे इन पे चलते हैं टॉपिक्स पे। अपना जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है विच इज प्रेडिक्टिव पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट तो अपना हो चुका ऑलरेडी, ठीक है? और पास्ट हमें सीखना है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का। सर यस, जैसे
ये अपने फ्यूचर में लिखा है इसका सेट वो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्डन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल मेन वर्ब। तो मेन जो वर्ब होती है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाती है ना, फिर वर्ब अपन पीछे किस डाल रहे हैं इसमें। मॉडल वर्ब में भी तो मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है। जो फुल मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब वो वो एंड में जाएगी। ऑब्जेक्ट के पीछे। हाँ, ऑब्जेक्ट के पीछे और भी कई सारी चीजें आ सकती है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, पर सबके लास्ट में देखो हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है, राइट। कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में तो ये बोल दिया कि मेन वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास सेवन में 3 ग्रामर ऐसी आने वाली है जिनमें 2-2 वर्ब होंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर, ये तो 2 ऐसे टेंसेस हैं जिनमें सेकंड पोजीशन पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देखो सारी आगे ना जाइन हावन वेर्डन, ये तीन ही तो हेल्पिंग वर्ब है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम थोड़ी चल जाएगा। सेंटेंस में आपके पास मेन एक्शन के लिए भी तो चीजें होनी चाहिए, तो मेन एक्शन क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को आप जर्मन में हेल्पिंग वर्ब के इन जस्ट पास में यूज नहीं कर सकते जैसे इंग्लिश में करते हैं। इंग्लिश में तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पास में मेन वर्ब यूज होती है, पर जर्मन में क्या होगा, याद करो मॉडल वर्ब को, मॉडल वर्ब आई थी तो मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में यूज करी थी ना, तो सेम उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में मेन वर्ब एज ए थर्ड फॉर्म एंड में जाएगी और फ्यूचर के टेंसेस में मेन वर्ब पूरी की पूरी एंड में जाएगी, ठीक है। ये लगभग मॉडल वर्ब जैसा ही है, बस फर्क ये है कि फ्यूचर के टेंस में सेकंड पोजीशन पे वर्डन है और मॉडल वर्ब में सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आ जाती है, ठीक है। तो 2 वर्ब इधर साथ नहीं होगी, ये ध्यान रखो। बाकी सेंटेंसेस में प्रेजेंट और पास्ट में आपको मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस और मॉडल वर्ब इनमें सेकंड पोजीशन पे टेंस के हिसाब से मॉडल वर्ब है तो सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस बन रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे जाएंगे हावन लो, ठीक है, और फ्यूचर के बन रहे हैं तो सेकंड पोजीशन पे वर्डन आएगा, फिर बची मेन वर्ब उसको लास्ट, ठीक है। मॉडल वर्ब में और फ्यूचर में पूरी मेन वर्ब आएगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में ये थर्ड फॉर्म ही तो बनाती है, बताती है कि काम हो चुका है, राइट। तो उस पॉइंट में लेंगे, तो इसीलिए हमने पहले ये स्ट्रक्चर लिखे हैं ताकि आपके माइंड में ये रहे कि कौन से टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सेकंड पे चलते हैं। और कोई डाउट किसी को पहले? यस, क्लियर, ठीक है। प्रिटेंड का मीनिंग क्या है, पास्ट। यहां पर स्ट्रक्चर हमको सिंपल सा ये रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल है, ठीक है। पास्ट, किसका पास्ट अपन सीख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज प्रेटेरिटुम फॉन हिल्सवेर्बर। हिल्सवेर्बर होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। फॉन का मीनिंग याद कर लेना, ऑफ। फॉन का मीनिंग क्या है, ऑफ, पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में थी जाइन, हाबन, वेर्डन, ठीक है। इसका पास्ट जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो फिर अपन को अलग से वर्ड्स बना करने पड़ेंगे, ठीक है। जाइन का पास्ट होता है वारन, हाबन का होता है हाटन एंड वेर्डन का होता है वुडन। वेर्डन का क्या होता है, वुडन, ओके। जाइन इज एन वन है, वारन क्या हो गया, वॉज वर्ब। हाबन हैज है में, हाटन हो गया आपका हैड। वेर्डन विल है, बिकम है, तो वुडन हो गया वुड या फिर बिकेम या बना था, ओके। जब बात ये आ गई कि हमें इन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, तो सेकंड पोजीशन पे वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, तो हमें इन वर्ब का भी कंजुगेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। एवन में हमने हर वर्ब का कंजुगेशन किया है ना, तो एवन में प्रेजेंट क्या किया इसमें अपने फर्स्ट फॉर्म में, नॉट एवन, फर्स्ट फॉर्म में हमने जो हर वर्ब का कंजुगेशन किया है वो अलग अलग तरीके से है, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आए। क्यों? आपको हेल्पिंग वर्ब का लर्न नहीं करना पड़ रहा है, मॉडल वर्ब का अपने आप में अलग हो रहा है,
मेन वर्ब में वीक और स्ट्रॉन्ग की अलग अलग कहानी है। लेकिन जब पास्ट में ये वर्ब जाएगी तो जितनी भी वर्ब्स है सबका एक ही तरीका है। आई बात समझ में? पास्ट में भी वीक और स्ट्रॉन्ग होती हैं, राइट, लेकिन सबका एक ही पैटर्न है वर्ब कॉन्जुगेशन करने का। सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे पहले, इश, डू, एरजी, वियर, ईयर, जीजी। यहां पर वो पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो हमने मॉडल वर्ब के कॉन्जुगेशन के टाइम पे किया था। मॉडल वर्ब के कॉन्जुगेशन के टाइम पे हमने क्या किया था? इश और एरजी का सेम रहेगा, राइट। डू में एसटी लगाएंगे, वियर और जीजी में पूरी वर्ब आ जाएगी और ईयर में टी लगेगा। तो पहली वर्ब देखो आपकी वारन, मेन पार्ट क्या है? वार, तो इसके साथ लगेगा वार, ई नहीं लगाना। सब लोग ध्यान रखना इस चीज का। आपको ये चीज तो याद ही करनी पड़ेगी कि इसके साथ क्या आएगा। इसके साथ वार, इस वार का मतलब हो गया आई वॉज, या इसको वॉर मत बोलना, युद्ध नहीं है ये, इंग्लिश से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस वार आई वॉज, दो में लगा देना है हमें एस टी, डू वास्ट। एरजी के साथ वही रहेगा जो इसके साथ था, एरजी वार। वीर के साथ पूरी वर्ब वारन, ईयर के साथ हम लगाते हैं टी, तो ये हो जाएगा वार, और जीजी के साथ हम लगाएंगे पूरी वर्ब वार। क्लियर है चीज? ईश्वर, डू वार्स। अभी बनाएंगे सेंटेंसेस, पहले कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। हार्टन हेड के लिए इश हार्टे, अब यहां पर ई क्यों लग गया? एक रूल आ रहा था ना बार बार कि किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग को हटा दो, फिर बचा क्या? मेन पार्ट। तो किसी भी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी है तो हम उसके कॉन्जुगेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा ई लगाते हैं, राइट। तो इश हार्टे, डू के साथ ये हो जाएगा हार्टेस्ट, एरसी के साथ वही रहेगा जो इसका है, एरसी हार्टे। वियर के साथ पूरी वर्ब हार्टन, ईयर के साथ इट विल बी हार्टेड, एंड जीजी के साथ हम इसको कर देंगे हार्टन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज वुडन, और नेक्स्ट वर्ब इज वुडन, वुड के लिए इश वुडे, डू वुडेस्ट, एसजी वुडे, वीर के साथ में इट विल बी वुडन, ईयर के साथ में वुडे, एंड जीजी, जीजी का क्या हो जाएगा? वुडन, ठीक है। ये वर्ब कॉन्जुगेशन होगा, सबका एक ही पैटर्न है। आपको तो सिंपल क्या करना है, जो प्रेजेंट की वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है उसको याद कर लो। वारन, हार्टन, वुडन, वारन, हार्टन, वुडन, और पास्ट एवन में हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का करना है। यहां पर जो आकुजाटिव दाटिव वाले जो रूल्स थे प्रेजेंट के, पास्ट में भी वही अप्लाई होंगे। वर्ब अगर आकुजाटिव है, जाइन और वेडन नॉमिनेटिव वर्ब है ना, तो वारन और वुडन भी नॉमिनेटिव ही रहेंगे। हाबन आकुजाटिव है तो हार्टन भी आकुजाटिव रहेगा, ठीक है। आकुजाटिव दाटिव होने का मीनिंग क्या है? यहाँ पर उन वर्ब्स के बाद में हम आकुजाटिव दाटिव आर्टिकल या प्रोनोमन यूज करेंगे। ओके, Du bist nicht zu Hause। एक सेंटेंस आया है, zu Hause का मीनिंग फिक्स लर्न कर लो, एट होम। इसमें कोई ग्रामर नहीं है, बस इसको फिक्स ही लर्न करना होता है। या zu Hause प्रीपोजिशन है पर ये कॉम्बो है अपने आप में। zu Hause का मतलब क्या हो गया? एट होम। nicht का मतलब हो गया नॉट, तो du bist nicht zu Hause, क्या मीनिंग निकला इसका? तुम घर नहीं जाने की तो वर्ब आई नहीं दोस्त। बिस्ट, बिस्ट क्या है? बिस्ट, बिस्ट तुम होता है, दू होता है तुम, तो दू बिस्ट, इश बिन दू बिस्ट, ये क्या चक्कर है? अगर आप पास्ट पढ़ रहे हो तो इश बिन दू बिस्ट तो आपको बहुत पहले से क्लियर होना चाहिए। हाँ, यू आर सिंपल, दू बिस्ट यू आर नहीं, यू आर नॉट एट होम, तुम घर पर नहीं हो। जाने की बात वही नहीं थी, जाने की बात होती तो गेहन वर्ब यूज करते, या दू बिस्ट निश्ट टू हाउस है। और जब हमें इसको पास्ट करना है कि तुम घर पर नहीं थे, यू आर नॉट एट होम, ठीक है। तो इधर दो के हिसाब से क्या लग रहा है? वास्ट लग रहा है ना, राइट। तो हम सेंटेंस क्या बना देते?
Du warst nicht zu Hause. Okay? ist krank. Krank का मतलब होता है sick, बीमार. ist krank कि वह बीमार है. ist krank वह बीमार था. तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा? war krank. अब ये वार कहां से आ गया? देखो होने की बात जब अपन कर रहे हैं तो एर के हिसाब से क्या लग रहा है? वार लग रहा है. एर वार क्रांक. ही वॉज सिक. ओके, वह बीमार था. ऐसे ही wir haben viel Zeit. साइट वर्ड आया क्या आपके सामने पहले? टाइम. साइट का मीनिंग क्या होता है? टाइम. और फील का मतलब होता है या मच या फिर अलॉट. मच या फिर अलॉट का मतलब हो गया खूब सारा. wir haben viel Zeit. wir haben viel Zeit means we have a lot time. हमारे पास खूब सारा समय है और हमारे पास खूब सारा समय था. तो haben की जगह हम क्या करने वाले हैं अब? hatten. जब अपन अपने पास कोई चीज रखने की बात करते हैं तो उस टाइम पे अपन को haben या hatten यूज करना है. जब हम किसी पर्सन के खुद के कुछ होने की बात करते हैं तो हमको जाइन या फिर waren यूज करना है. तो फिर werden wurden कब आएगा? werden या wurden तब आएगा जब हम बनने की बात करते हैं. एक सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन में आने की बात करते हैं. जैसे यहां से एक चीज समझना. अभी मैंने एक सेंटेंस बनाया ist krank. ist krank. इसका मतलब हो गया कि वह बीमार है. सिचुएशन शो कर रहा है. ठीक है. war krank वह बीमार था. पर कई बार ऐसे बोलते ना वो क्यों नहीं आया? वो तो बीमार हो गया. ऐसे बोलते ना वो तो बीमार हो गया. तो हो गया इसमें प्रोसेस तो हो रही है. बनने की कैसे थी, है ना? तो उस टाइम पे अपन फिर werden wurden यूज करेंगे. ओके, तो अपन पास्ट में यूज करेंगे फिर wurde krank. wurde krank. क्यों भाई पास्ट में क्यों यूज करेंगे? wurde became के लिए, राइट? बीमार हो गया. प्रेजेंट में यूज करोगे. ऐसे कौन बताता है कि वह बीमार हो रहा है? ऐसे कुछ कोई सिचुएशन नहीं होती ना, राइट? तो werden यूज मत करना. हाँ, इतना आप ये जरूर बोल सकते हो लाइक किसी का अगर मान लो बर्थडे है और फिर ऐसे बोल सकते हो जैसे वह 30 साल का हो रहा है. ये तो हो सकता है, राइट? किसी की एज भी, किसी लड़की की एज वह 25 साल की हो रही है तो जी, शी के लिए जी. और प्रेजेंट में werden का कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये बन जाएगा sie wird या 25 Jahre alt. sie wird 25 Jahre alt. कि वह 25 साल की हो रही है और वह 25 साल की होगी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? sie wurde past. sie wurde 25 Jahre alt. अगर हम यहाँ पर ist और war लगा दें तो कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आपको चारों में क्लियरिटी होनी चाहिए. तो पहले तो she is 25 year old. या she is 25 year old. मतलब वह वह 25 साल की है. हाँ, और वार जब लगाएंगे तो वह 25 साल की थी, राइट? पास में हो जाएगा. हाँ, और वीड वुड से वह 25 साल की हो रही है. मतलब उसका बर्थडे आने वाला है एक तरीके से ना, 25वां. और वो उसका बर्थडे चला गया तो जी वुड बन गई. ओके, तो वुड का ज्यादा यूज होता है. समझ में आ रहा है प्रेजेंट और पास्ट हम कैसे यूज कर रहे हैं? Yes, sir. सिंपल sein haben werden का पास्ट यूज कर रहे हैं. waren hatten and wurde. ओके, अपने पास टाइम है अभी. ये इधर तो थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेज हैं, ये अपन कल बनाएंगे. आज हम सीखते हैं फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में आपको कुछ नया नहीं सीखना, बस इस स्ट्रक्चर पे काम करना है. सब्जेक्ट के हिसाब से werden वर्ब लगानी है और मेन वर्ब सेंटेंस के फुल मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में चली जाएगी. तो इसको और देख लो आप. क्या छोटे-छोटे अपने टॉपिक्स हो जाएंगे. फुतूर, आप इसको फुतूर भी बोल सकते हो या फिर फुतूर आइंस भी बोल सकते हो. या इंडेफिनिट के केस में फ्यूचर के सेंटेंसेस हम तब बनाते हैं जब कोई काम फ्यूचर में होगा, आगे भविष्य में होगा. तो आपको यहाँ पर क्या करना है? पहले सब्जेक्ट आ गया, सेकंड पोजीशन पे werden आ गया, फिर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में मेन वर्ब. मेन वर्ब पूरी इंफिनिटिव फॉर्म में आएगी.
अब यहाँ पर सिर्फ आप सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, जैसे आपको कहना हो कि वी विल डू होमवर्क, वी विल डू होमवर्क, ये आपका एक सेंटेंस बन गया, वी विल डू होमवर्क। यहाँ पे देखो वेर्डन वर्ब आ रही है, वेर्डन वर्ब का कंजुगेशन आपको आना चाहिए सब लोगों को। वेर्डन वर्ब का कंजुगेशन हमने ऑलरेडी किया हुई है। हेल्पिंग वर्ब है, अपने आप में स्पेशल है, कंजुगेशन भी स्पेशल है। इसके साथ क्या यूज होगा? वेर्डन। डू के साथ हमें यूज करना है विर्स्ट, WIRST, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। FSG के साथ हम इसको कर देंगे वेयर, वियर के साथ में ये हो जाएगा वेडन, ईयर के साथ में ये हो जाएगा वेडेड, और ZZ के साथ में हम इसको करने वाले हैं पूरी वर्ड वेडन। सो वी विल डू होमवर्क, वियर के हिसाब से वेडन वर्ड पूरी आ जाएगी, वियर वेडन डू। डू के लिए वर्ब याद है क्या किसी को? टू डू, टू में एक वर्ब लिखी होगी तुमने, माखन, मैखन नहीं माखन, लेकिन माखन जाएगा आपका सेंटेंस के एंड में, माखन पूरी वर्ब। अब ये अपन को यहाँ पे क्या चाहिए? होमवर्क। वियर के हिसाब से वेर्डन लगा दिया, ठीक है। होमवर्क को बोलते हैं हाउस ऑफ गार्डन, क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ गार्डन। और इसका आर्टिकल अब किसके अकॉर्डिंग आएगा? माखन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। दी हाउस ऑफ गार्डन होता है, माखन पर अपोजिटिव है, दी का अपोजिटिव दी रहेगा, ठीक है। आपके माइंड में अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो कि इंग्लिश के सेंटेंस में तो आर्टिकल दिया ही नहीं, इंग्लिश के सेंटेंस में कोई बात जरूरी नहीं आर्टिकल मिले ही आपको, ठीक है, क्योंकि एक जनरल बात है, वी विल डू होमवर्क, हम होमवर्क करेंगे, यहाँ कोई डेफिनेट होमवर्क की बात नहीं हो रही है ना। पर जर्मन का जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस टाइम पे अपन को डेफिनेट लेना है, ठीक है, या फिर जो आर्टिकल दिया गया हो वो लेना है, कुछ नहीं दिया गया तो डेफिनेट लेना है, ओके। शी विल हेल्प यू, नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल हेल्प यू। ऑनलाइन से बताओ कोई भी एक पर्सन, शी विल हेल्प यू, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। एनीवन, पूजा, प्रताप, रवि, भारत, आप लोगों में से कोई भी बताओ। जी विल का जी के हिसाब से कॉन्जुगेशन देखो क्या आ रहा है? विड, सर वीड, जी यही बताया ना आपने शी के लिए, तो इसके हिसाब से विड आ रहा है। कॉन्जुगेशन अच्छे से याद जी वीड हेल्पन, हेल्पन सेंटेंस के एंड में जाएगा, मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में, मेन वर्ब हमने सेंटेंस वी विल डू हेल्पन, डू नहीं आएगा ना, हेल्पन तो ठीक है, आपने एंड में लगाना है अपन को। अब ये देखो जी के हिसाब से विड लग गया, हेल्पन वर्ब कौन सी देखनी पड़ेगी? नॉमिनेटिव अपोजिटिव डाटिव, हेल्पन है तो उसके हिसाब से सर लगेगा, हेल्पन है डाटिव वर्ब, तो डू का डाटिव डियर, इस चीज पे आपको काम करना ही पड़ेगा। कौन सी चीज पे? अरे छोटी सी चीज है, 13 वर्ब्स लिखी है डाटिव में, अभी अपन ने A1 में एस गेट, हेल्पन, फॉलगन, डांकन, पासन, पासीरन, antworten, gehören, gefallen, gratulieren, schicken, schenken, schmecken, जो 13 वर्ब्स लिखी है बस उनको याद कर लो। हेल्पन उनमें से एक वर्ब है, तो हेल्पन वर्ब जो है क्या शो कर रही है कि ये डाटिव है, डाटिव के बाद हमें क्या यूज करना है? डाटिव आर्टिकल यूज करना है, डाटिव प्रोनोमेन यूज करना है, तो जी विल डियर हेल्पन, ओके। दे विल आस्क मी, नेक्स्ट सेंटेंस इज दे विल आस्क मी। ऑफलाइन से बताओ एक पर्सन, दे विल आस्क मी, वे मेरे से पूछेंगे, दे, हाँ, जी वेर्डन, जी के हिसाब से जी कौन सा है? ये लास्ट दे वाला, इसके हिसाब से वेर्डन पूरा आ गया, जी वेर्डन, लेकिन जब शुरुआत में लिखेंगे तो एस कैपिटल रहेगा, या जी वेर्डन। नहीं, आस्क, अनपोर्टल तो जवाब देना होता है, आस्क के लिए वर्ब आएगी आपकी फ्रागन, फ्रागन, फ्रागन का मतलब होता है टू आस्क, तो मी का प्रिपरेशन हो जाएगा, या अब फ्रागन कौन सी वर्ब है? अपोजिटिव वर्ब है, नॉमिनेटिव है,
नॉमिनेटिव में भी नहीं है, डाटिव में भी नहीं है। डाटिव में एफ से एक ही वर्ब है, वो है फॉल्गन। या तो मी किसके लिए? मेरे लिए। इसका अपोजिटिव मिश, तो जी वेडन मिश फ्रागन। ठीक है, तो ये मियर, डियर, मिश, डिश, ये पार्ट तो आपका नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव जो पहले से सीख रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। नया जो आपको फ्यूचर टाइम्स में देखना है वो ये है कि वेडन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में चले जाएंगे। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बना? जी वेडन मिश फ्रागन। ओके, वी विल लर्न टुमारो, हम कल पढ़ेंगे। तो वी के लिए देखो, वियर वेडन, टुमारो होता है मॉर्गन लर्नर, वियर वेडन मॉर्गन लर्नर। अब क्लास पूरी होने से पहले छोटी सी चीज मैं आपको ऐड कर देता हूं। आप जब फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे या तो उस टाइम पे वेडन सेकंड पोजीशन पे यूज करना है मेन वर्ब एंड में। लेकिन अगर फ्यूचर के सेंटेंसेस में कोई ऐसा टाइम इंडिकेटर किसको कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जो समय को बताते हैं, जैसे अभी मैंने बोला ना वी विल लर्न टुमारो, तो ऐसा टाइम इंडिकेटर जो फ्यूचर की बात करता है, हम कल पढ़ेंगे, वह 10 बजे आएगा या तुम इवनिंग में मेरे को कॉल करना। इवनिंग में तो ऐसे वर्ड्स है ना 10 o'clock इन इवनिंग, इस तरीके के अगर वर्ड्स आ जाएं हमारे सेंटेंसेस में तो हमें सेकंड पोजीशन पर वेडन वर्ब की जरूरत नहीं है। इस तरीके के वर्ड्स आ जाएं या तो हमें सेकंड पोजीशन पर वेडन वर्ब की जरूरत नहीं है। आप सेकंड पोजीशन पर उसी मेन वर्ब को यूज करो या, और उसके लिए आपको टाइम इंडिकेटर आनी चाहिए। अभी आपने सेंटेंस बनाया कि वी विल कम टुमारो, ऐसे तो सेंटेंस था ना, वी विल लर्न टुमारो, वी विल लर्न टुमारो। तो वियर वेडन मॉर्गन लर्नर। देखो मॉर्गन मॉर्निंग भी होता है लेकिन एम स्मॉल है, तो मॉर्गन का मीनिंग क्या है? टुमारो। ठीक है, अब इस तरीके के वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सी वर्ड्स हैं। या ये जो सेंटेंस है इसके इक्वल सेंटेंस है, आप उस लर्नर को सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो कि वियर लर्नन मॉर्गन। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? वेडन को क्यों गायब कर दिया? दोनों सही है, ये सही है तो ये डबल सही है एक तरीके से। लर्नन को वेडन को इसलिए गायब कर दिया क्योंकि मॉर्गन जो है वो एक टाइम इंडिकेटर है, वो अपने आप में फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, अपने आप में आगे आने वाले समय की बात कर रहा है कि हम कल पढ़ेंगे, वी विल लर्न टुमारो। ओके, वह इवनिंग में आएगा या फिर हम इवनिंग में मिलेंगे, वह इवनिंग में आएगा, तो वह आएगा एर विड अबेंट। इवनिंग को क्या बोलते हैं? अबेंट। और ये जो टाइम होते हैं ना, सब लोग इसमें ध्यान रखना, मॉर्गन मॉर्निंग के लिए, राइट, इवनिंग अबेंट, इवनिंग के लिए अबेंट हो गया, आफ्टरनून के लिए नाच मिटाग, बिफोर नून के लिए फोर मिटाग, नून के लिए मिटाग, ऐसे वर्ड्स सीखे ना अपने। उन सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? आम यूज करना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं ना इन द इवनिंग, इन मॉर्निंग, वो फिक्स रहता है ना वहां पर, तो इधर भी ये फिक्स है। एंड विद अबेंट कॉमन। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो गया? वेल्डिंग की जरूरत नहीं है। जब वर्ड अबेंट आ रहा है तो हम यूज करेंगे एर कॉम्ट अबेंट। आपको जो याद आ जाए वो यूज कर लेना, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। या एर कॉम्ट वह कब आएगा? वह हिंदी में आएगा, एर कॉम्ट अबेंट। अरे हम हिंदी में भी तो यूज कर रहे हैं। या जैसे कोई बोले हाँ भाई होमवर्क कर लिया क्या, या फिर आ रहे हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ आ रहा हूँ। आपने क्या बोला हिंदी में? आ रहा हूँ। तो आपने अब जस्ट अभी निकल थोड़ी गया, एक जगह ही बोला आपने आ रहा हूँ, इसका मतलब आप ये शो करना चाह रहे हो कि मैं अभी फ्यूचर में आऊंगा, अभी 10 बजे आऊंगा, राइट। तो आई विल कम एट 10 o'clock, जर्मन में क्या बनेगा? Ich komme um 10 Uhr। इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो ये बन जाएगा Ich werde um 10 Uhr। अगर किसी भी फिक्स समय की बात कर रहे हो तो अभी लिख लो आएगा उससे पहले um। का मीनिंग क्या है? का मीनिंग क्या है? एट।
एट 10 o'clock। उवर क्या है? o'clock। नई चीजें जितनी भी आए सारी आपको डिसाइड करनी है। तो ich werde um 10 Uhr और आपकी वर्ब यहां पर आ जाएगी कॉमन, वर्ब एंड में क्या आ जाएगी? कॉमन। ich werde um 10 Uhr कॉमन। या फिर आप इसका अल्टरनेटिव ऐसे भी बोल सकते हो ich komme um 10 Uhr। तो अब ये टाइम इंडिकेटर्स कौन कौन से मशीन का ध्यान रखना है आपको, तो ये भी सीखेंगे अपन, ठीक है। तो छोटी सी नई चीज जो ऐड हुई है वो ये है कि फ्यूचर के सेंटेंसेस में अगर टाइम इंडिकेटर आ जाता है जो फ्यूचर के समय की बात करता है, तो उस समय पे अपन को वेडिंग वर्ब का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा काम करते हैं जनरली स्पोकन पार्ट में, क्योंकि स्पोकन पार्ट में कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना शॉर्ट बोला जाए, राइट। जैसे हालचाल पूछते हैं तो इतना बोलते हैं, कहने को तो इतना हमने सीखा है वी गेट अस हियर, लेकिन शॉर्ट में वी गेट्स, राइट, हाउ आर यू, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो 3 चीजें करनी है आज अपन ने, और वो भी छोटी छोटी हैं। एडजेक्टिव की मैं लिस्ट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, उनको भी यूज करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन ने पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा है, और फिर थर्ड पार्ट जो आ गया दैट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। कल अपन बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टेंस की, विच इज पार्टिसिपल परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक किसी को भी?